शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, 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 वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों? राधा रानी कृपा बरसाए रखना,
चलो री आ जाओ री फटाफट से री। सर जी, ओ गाबा सर जी, गाबे सर जी, ओ गाबे, ये बताइए लाइव क्लास क्यों नहीं हो रही? लाइव क्लास ही लेनी थी, बट सुबह सुबह हमारे फरीदाबाद में, आप मतलब अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, बारिश आ गई। तो बारिश के चक्कर में हमारा वाईफाई फ्लक्चुएट कर रहा था। मतलब मैंने एक दो बार ट्राई की थी, वाईफाई आ रहा था जा रहा था, तो मेरे को यह था कि लाइव क्लास में दिक्कत ना आए, इसलिए मेरे को ये भी था कि तुम्हारी क्लास खराब ना हो। ठीक है ना, क्योंकि 20 तारीख से हमें इनकम टैक्स की रिवीजन स्टार्ट करनी है और 20 तारीख से पहले हमें जीएसटी कंप्लीट करना है। तो हम एक काम करेंगे, आपके जो प्लेस ऑफ सप्लाई में डाउट्स थे ना, तो उसको तो मैं लाइव ही सोल्व कराऊंगा, क्योंकि वो लाइव में ही समझ में अच्छे से आएंगे। तो ऐसा करेंगे, जो प्लेस ऑफ सप्लाई के डाउट्स हैं उसको हम कल डिस्कस करेंगे। आज हम यहाँ पे दो टॉपिक छोटे छोटे रिवाइज कर लेते हैं। एक तो रिटर्न अंडर जीएसटी, और फिर एक हमारा टीडीएस टीसीएस वाला और अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाला टॉपिक बचा है, उसको भी आज हम रिवाइज कर लेते हैं। फिर रिटर्न और अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के उसके भी क्वेश्चंस एक बार आज पूरा दिन बैठ के ट्राई कर लेना, और फिर उसके भी जो डाउट्स होंगे ना इस वीडियो के नीचे डाल देना। फिर मैं क्या करूंगा, कल की क्लास में कल हम क्या करेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई, रिटर्न और टीडीएस टीसीएस के क्वेश्चंस में जो भी तुम्हें डाउट होगा, उन डाउट्स को कल हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर अपना सारे करके कल हम वो खत्म कर देंगे। फिर आई थिंक बस हमारा एक टॉपिक बैलेंस बचेगा एग्जामिशन वाला। तो फिर आज 15 तारीख है, कल 16 को हमें सारे क्वेश्चन करने हैं और हमें कुछ नहीं करना। 17 तारीख को एग्जामिशन के चैप्टर की रिवीजन करेंगे, और फिर 18 तारीख को मैं क्या कराऊंगा, 18 तारीख को आपको एग्जामिशन के चैप्टर की रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, फिर 19 तारीख को हम क्या करेंगे, 19 तारीख को जीएसटी के मास्टर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है ना, 19 तारीख को जीएसटी के मास्टर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, जो मेन क्वेश्चन बनता है, जो मैंडेटरी वाला क्वेश्चन बनता है, उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे 19 तारीख को। फिर 20 तारीख से फाइनली अपना हम जीएसटी स्टार्ट करेंगे, ये हमारा फाइनल हो चुका है। तो 20 तारीख हमारी क्या है, फ्राइडे। तो फ्राइडे को अपना हम इनकम टैक्स की रिवीजन स्टार्ट करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, तो इसलिए मेरे को यह था कि मैं छुट्टी ना करूं, कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल दूंगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लोगे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है, रिवीजन ही तो करनी है। तो इसलिए मेरे को यह था कि मैं छुट्टी ना करूं, इसलिए फिर मेरे को लाइव नहीं आ सका मैं, बट हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलो। तो अब आपका आपका एक काम है, प्लेस ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन आपने होमवर्क और डाउट्स मेरे को भेज रखे हैं, वो डाउट्स मैंने लिखे हुए हैं। आज रिटर्न, टीडीएस टीसीएस और अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के भी क्वेश्चंस एक बार देख लेना। जो जो डाउट्स होंगे मुझे इसी वीडियो के कमेंट में डाल देना, फिर कल पूरा लेक्चर हम सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, चलो जी। अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। अब ये टॉपिक हमारा है रिटर्न अंडर जीएसटी का जी। अब अगर मैं रिटर्न की बात करता हूँ ना, अच्छा ऐसा ऐसा टॉपिक जो है ना आपका इनकम टैक्स के अंदर भी आता है। इनकम टैक्स में भी एक चैप्टर था रिटर्न अंडर इनकम टैक्स, जो हम रिवाइज करेंगे। ऐसे ही जीएसटी के अंदर भी रिटर्न भरनी होती है। अब आपको मैंने रेगुलर बैच में भी कहा था कि रिटर्न जो होती है ना, रिटर्न जीएसटीआर 1 से लेके जीएसटीआर 11 तक आपके फॉर्म नंबर होते हैं। मतलब जीएसटी में क्या होता है, जैसे इनकम टैक्स में क्या होता है, इनकम टैक्स में आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 7 तक के फॉर्म नंबर होते हैं। ऐसे जीएसटी में क्या होता है, जीएसटीआर 1 से लेके जीएसटीआर 11 तक के फॉर्म नंबर होते हैं। अब एक बच्चा कहता है सर ये रिटर्न भरने की होती है, सिंपल सी बात है, तुम अपनी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचाओगे बताओ। नहीं, ओए सुनो, इधर सुनो, ओए इधर सुनो, एक बात मेरे को बताओ, तुमने कितना सामान बेचा, कितना सामान खरीदा, कितना आईटीसी है, कितना इंटरेस्ट है, कितनी पेनल्टी है, तो ये सारी की सारी बातें गवर्नमेंट तक पहुंचानी है, कोई माध्यम तो होगा ना। तो वो माध्यम क्या है, वो माध्यम रिटर्न है। तो रिटर्न इज नटशेल जस्ट एन इंफॉर्मेशन ऑफ एन असेसी। मतलब रिटर्न एक असेसी की इंफॉर्मेशन है जो हम गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं इस माध्यम से। अब मेन क्वेश्चन बस ये निकल के आ रहा है, सर कौन कौन सी रिटर्न किसको भरनी होती है, रिटर्न भरने की ड्यू डेट क्या होती है, वो हमें यहां पे देखना है जी। अब एक बार आ जाओ। अच्छा, इसमें से कई बातें हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार दोबारा से हम सारी बातें रिवाइज करेंगे। सबसे पहला जो यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है जी हमारा पॉइंट नंबर 1, दैट इज जीएसटीआर 1। अब जीएसटीआर 1 याद करो, कुछ याद आया जीएसटीआर 1? तो मैंने कहा था जीएसटीआर 1 एक स्टेटमेंट होती है। किस चीज की स्टेटमेंट होती है, आउटवर्ड सप्लाई की। किसकी स्टेटमेंट होती है, आउटवर्ड सप्लाई की। मतलब जो हमारी आउटवर्ड सप्लाई है उसकी डिटेल जो होती है वो जीएसटीआर 1 में जाती है। मतलब मैंने इस महीने में कितने बच्चों को क्लास बेची, इसकी डिटेल जीएसटीआर 1 में जाएगी। तुम्हारे पापा ने इस महीने में कितना सामान बेचा, इसकी डिटेल जीएसटीआर 1 में जाएगी। तो जीएसटीआर 1 जो होता है वो आउटवर्ड सप्लाई की स्टेटमेंट का होता है कि जिसने भी आउटवर्ड सप्लाई की है उसका क्या होगा, मतलब उसका क्या होगा, वो सारी की सारी बातें जीएसटीआर 1 में है। तो
ये दो केस होते हैं, ये मंथली भी फाइल होती है, क्वार्टरली भी फाइल होती है। क्वार्टरली का फाइल होती है, एक जीएसटी में स्कीम होती है QRMP। याद है मैंने QRMP स्कीम ले रखी है, आपको मैंने अपना जीएसटी नंबर खोल के दिखाया था, तो वहां पर आपको मैंने चेक भी करवाया था कि जो मैं रिटर्न भरता हूं वो क्वार्टरली भरता हूं। तो मैंने QRMP स्कीम ले रखी है। सर ये QRMP स्कीम क्या होता है? QRMP के अंदर क्या होता है कि आपको रिटर्न जो भरनी पड़ती है वो क्वार्टरली भरनी पड़ती है, पेमेंट मंथली करनी पड़ती है, बट रिटर्न क्वार्टरली भरनी पड़ती है। तो मैंने QRMP स्कीम ली है। सर क्या ये QRMP स्कीम कोई भी ले सकता है? नहीं, जिसकी टर्नओवर पूरे साल की 5 करोड़ रुपए तक होगी उसी को ऑप्शन मिलेगा QRMP का, नहीं तो फिर मंथली रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। बट मैंने QRMP स्कीम ले रखी है, तो इससे अंदाजा लगा सकते हो कि मेरी टर्नओवर जो है 5 करोड़ क्रॉस नहीं करती है, तभी मैंने QRMP स्कीम ली है। तो नॉर्मल वालों को मंथली और QRMP वालों को क्वार्टरली। अब नॉर्मल वालों को भरनी होती है अगले महीने की 11 तारीख को, ठीक है, और QRMP वालों को भरनी होती है अगले महीने की 13 तारीख को, अगले महीने सॉरी अगले क्वार्टर की 13 तारीख को, अगले क्वार्टर की 13 तारीख को उनको GSTR 1 भरना पड़ता है, बस ये पर ध्यान दो। अच्छा, फिर अगर आपको यहाँ पे याद आ रहा हो, अब मैंने कहा था कि GSTR 1 तो क्वार्टरली होता है, GSTR 1 तो क्वार्टरली होता है, बट मैंने क्या कहा था कि अब तुम GSTR 1 अगर क्वार्टरली भरोगे तो सामने वाला बंदा जिसको तुमने सामान दिया, क्या पता उसने नॉर्मल स्कीम ले रखी हो, उसने QRMP ना ले रखी हो। अब आपको नहीं लग रहा जब ये GSTR 1 क्वार्टरली भरेगा तो उसकी डिटेल भी क्वार्टरली जाएगी, तो फिर सामने वाले को ITC भी क्वार्टरली मिलेगा, क्योंकि याद है मैंने कहा था कि जब हम GSTR 1 भरते हैं तो सामने वाले के 2B में जाता है। भाई जब हम GSTR 1 भरते हैं तो सामने वाले के 2B में जाता है, तो ITC कहाँ पे शो होता है? 2B में। अब ये बंदा कह रहा है भाई साहब मैं तो मंथली स्कीम वाला हूं, मेरे को तुम्हारा ITC क्वार्टरली शो होता है, ऐसे काम तो नहीं चलेगा, मेरे को तो मंथली पेमेंट करनी होती है, मेरा ITC तो डिले हो रहा है। तो याद करो फिर मैंने क्या कहा था यहाँ पर मैंने कहा था कि GSTR 1 तो क्वार्टरली ही जाती है, बट हर महीने IFF याद है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के माध्यम से आप यहाँ पे इनवॉइस अपलोड कर सकते हो। तो मतलब इनवॉइस मंथली अपलोड होते हैं, जो फाइनल स्टेटमेंट होती है GSTR 1 वो क्वार्टरली होती है। तो मतलब आज जो आपने कभी नाम सुना होगा IFF, तो IFF यही होता है। IFF का मतलब होता है जिसने QRMP स्कीम ली है बट सामने वाले को ITC पास ऑन करना है, तो वो क्या करेगा, IFF के थ्रू इनवॉइस अपलोड करेगा ताकि सामने वाले को ITC मिल जाए, और जो भी भूल चूक होगी जब वो फाइनली GSTR 1 क्वार्टरली फाइल करेगा तब वो सेटलमेंट कर लेगा, बस ये पर ध्यान दो। और IFF के अंदर आप 50 लाख तक के ही इनवॉइस, मतलब 50 लाख की वैल्यू तक के ही इनवॉइस अपलोड कर सकते हो, 50 लाख से ऊपर अपलोड नहीं कर सकते, बस ये पर ध्यान दो। तो ये सारी बातें हमने रेगुलर बैच के अंदर की हुई हैं। तो यहां पर IFF ध्यान रखना, IFF क्या होता है, कभी भी तुम्हारे दिमाग में जो QRMP स्कीम लेके बैठे हैं, जो GSTR 1 क्वार्टरली भरते हैं, उनको क्रेडिट मंथली पास ऑन करना पड़ता है कई बार सामने वालों के लिए, उनके लिए IFF गवर्नमेंट लेकर आई है। बाकी अगर मैंने QRMP स्कीम ली नहीं है, मैंने मंथली स्कीम ली है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, फिर तो मैं GSTR 1 भी मंथली भरूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है जी। तो मंथली भरूंगा 11 तारीख को, क्वार्टरली भरूंगा 13 को। अच्छा आप सुनो ध्यान से जी, अब क्या था, जब GSTR 1 भरते थे ना, तो GSTR 1 को तुम रिवाइज नहीं कर सकते थे, मतलब GSTR 1 की रिवीजन पॉसिबल नहीं थी। जैसे याद है इनकम टैक्स में रिटर्न भरते हैं, तो इनकम टैक्स में रिटर्न में कोई गलती हो गई तो सेक्शन नंबर 139(5) में आप उस रिटर्न को रिवाइज भी कर सकते हो, बट इसमें ऐसा कोई फंडा था ही नहीं। इसमें रिटर्न रेक्टिफाई हो सकती थी, मतलब रेक्टिफिकेशन की टाइम लिमिट थी, और वो टाइम लिमिट थी अगले साल की 30 नवंबर, और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर, वो रेक्टिफिकेशन की थी। बट अब किसी ने बोला भाई रिवाइज करनी है, छोटी सी गलती हो गई है, रिवाइज करें दो, तो अब फाइनली गवर्नमेंट एक फॉर्म लेकर आई है GSTR 1A। GSTR 1A कहते हैं कि GSTR 1 में कोई गलती है उसको तुम रिवाइज कर सकते हो। कब कर सकते हो? GSTR 1 के मतलब GSTR 1 भरने के बाद और GSTR 3B से पहले, क्योंकि 3B तो हमारी फाइनल रिटर्न है। तो देखो उसने क्या बोला, आप रिवाइज कर सकते हो कब, आफ्टर GSTR 1 और 3B से पहले आपको ये रिवीजन करनी पड़ सकती है। तो मतलब अब GST में रिटर्न रिवाइज हो सकती है GSTR 1A के माध्यम से, बट ओनली GSTR 1 नोट 3B। यहां पे 3B की बात नहीं हो रही, यहां पे 1 की बात हो रही है कि 1 को तुम रिवाइज कर सकते हो 1A के अंदर, और कब, GSTR 1 के बाद 3B से पहले जी। उसके बाद फिर यहाँ पे GSTR 3B, अब ये 3B तो मंथली रिटर्न, वही फाइनल रिटर्न होती है। अगर आपने मंथली स्कीम ले रखी है तो मंथली भरनी है अगले महीने की 20 तारीख को, अगर क्वार्टरली है तो अगले क्वार्टर की 22
और 24 तारीख कुछ। अब 22 तारीख का है, 24 तारीख का, ये स्टेट वाइज डिपेंड करता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम हो सकता है, बट हमारे लिए वो स्टेट के नाम याद करने नहीं है। मंथली ध्यान रखना, मंथली अगले महीने की 20 तारीख को, क्वार्टरली अगले क्वार्टर की 22 और 24 तारीख को। याद आपको मैंने कहा था 3B का मतलब क्या होता है? 3B का मतलब होता है लाइबिलिटी में से आईटीसी माइनस करने के बाद जो हम नेट जीएसटी पे करते हैं ना, जो हमारे मास्टर क्वेश्चन बनते हैं जिसमें वो पूछते हैं बताओ मिनिमम नेट जीएसटी कैश में कितना पे करना है, वो सारा 3B है। तो हम 3B के माध्यम से ही, मैं दोबारा बोलूंगा, 3B के माध्यम से ही हम यहां पे कैश पे करते हैं। ठीक है, तो 3B के माध्यम से ही हम यहां पे कैश पे करते हैं, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद एक और ही, तो एक बार दोबारा कंक्लूड करना, 1 आउटवर्ड सप्लाई की स्टेटमेंट, 1A अगर 1 को रिवाइज करना है, फिर 2B, यहां पे 2B नहीं आता। 2B क्यों नहीं आता? क्योंकि 2B ऑटो पॉपुलेटेड होता है, जैसे ही 1 भरा 2B आ गया, तो 2B होगा तुम्हारा, 1 होगा मेरा, 2B होगा तुम्हारा, क्योंकि आईटीसी तुम्हारा बनता है। तो 2B जो होगा वो तुम्हारा होगा, तुम्हारे 2B में आईटीसी शो करेगा जब मैं इनवॉइस अपलोड कर दूंगा। 3B फाइनल मतलब मंथली रिटर्न, जो मुझे पेमेंट करनी पड़ती है वो 3B के माध्यम से करनी पड़ती है, और वो भरनी होती है अगले महीने की 20 तारीख को, क्वार्टरली वाले केस में अगले क्वार्टर की 22 और 24 तारीख को। अब फिर अगला आता है जीएसटीआर 4। अब ये किन के लिए होता है? कॉम्पोजिशन स्कीम। याद है कॉम्पोजिशन स्कीम वाले, उनको भरना पड़ता है। अच्छा मैंने याद करो, जब मैंने नॉर्मल और कॉम्पोजिशन में डिफरेंस बताया था, तो वहां पर मैंने कहा था कॉम्पोजिशन वालों को 2 रिटर्न भरनी होती है, और दोनों के दोनों एनुअल होती है। तो एक तो होती है जीएसटीआर 4, एक होती है जीएसटीआर 9A। 4 ये भी एनुअल रिटर्न है, कब भरनी है? 30 जून या उससे पहले, मतलब जो हमारा मार्च में साल खत्म होगा, अप्रैल में जून, 30 जून या उससे पहले आपको ये जीएसटीआर 4 ये रिटर्न भरनी पड़ेगी, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, उसके बाद अच्छा रिटर्न एनुअली भरनी है, बट पेमेंट जो करनी होती है कॉम्पोजिशन वाले में वो करनी होती है क्वार्टरली, और उसका फॉर्म नंबर क्या होता है? जीएसटी सीएमपी 08। तो पेमेंट करनी है क्वार्टरली। ठीक है, पेमेंट करनी है क्वार्टरली, कब? अगले क्वार्टर की 18 तारीख या उससे पहले। तो ऑलवेज ये बात ध्यान रखना, कॉम्पोजिशन में रिटर्न एनुअल जाती है, पेमेंट क्वार्टरली होती है। पेमेंट कैसी होती है? क्वार्टरली। उसका फॉर्म नंबर जीएसटी सीएमपी 08। ये कॉम्पोजिशन की बात हो रही है। फिर जीएसटीआर 5, ये एनआर को जी, अब जो नॉन रेजिडेंट होते हैं वो भी इंडिया में काम करने आते हैं, उनको भी रिटर्न भरनी होती है जीएसटीआर 5 में। सर क्या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी 5 में भरते हैं? नहीं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को 1 ही भरनी है। ये सिर्फ एनआर की बात हो रही है, सीटीपी की बात नहीं हो रही। सीटीपी जीएसटीआर 1 के अंदर जाता है, सीटीपी को नॉर्मल रिटर्न भरनी होती है। एनआर फिरंगी है, इसलिए उसका अलग फॉर्म नंबर है जीएसटीआर 5H। कब भरनी है? तो अगले महीने की 13 तारीख, या जब उसका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होगा वहां से 7 दिन, विच एवर इज अर्लियर। भाई सिंपल, अगर वो जनवरी में काम करने के लिए आया तो अगला महीना फरवरी हो गया, तो 13 फरवरी को, या जितने दिन का उसको रजिस्ट्रेशन मिला, मान लो 5 दिन का मिला, तो 5 दिन जहां पे खत्म हो रहे हैं वहां से 7 दिन, इसमें से जो अर्लियर होगा वहां पर उसको रिटर्न भरनी पड़ेगी नॉन रेजिडेंट को, वो ये बात कहना चाह रहे हैं। फिर जीएसटीआर 5A ये होता है OIDR वाले केस में, अगले महीने की 20 तारीख को रिटर्न भरनी होती है। जीएसटीआर 6 होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ISD होते हैं। ISD कौन होते हैं जी? जो क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट वैसे हमारे उसमें काम का नहीं है, बट ये एक्चुअल में क्या होते हैं? ये क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इनको हम बोलते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो इनको रिटर्न भरनी पड़ती है जीएसटीआर 6 में अगले महीने की 13 तारीख या उससे पहले। फिर जीएसटीआर 7 होता है टीडीएस काटने वालों के लिए, जीएसटीआर 8 होता है टीसीएस कलेक्ट करने वालों के लिए। याद है मैंने कहा था जीएसटी के अंदर भी टीडीएस काटना पड़ता है, फिर जीएसटी में भी टीसीएस कलेक्ट होता है, सेक्शन नंबर 95 ईसीओ, या तो ईसीओ जीएसटी पे करेगा या ईसीओ टीसीएस कलेक्ट करेगा। तो जो टीडीएस और टीसीएस है उसको जमा करवाना है अगले महीने की 10 तारीख या उससे पहले, इनको रिटर्न भरनी है। फिर जीएसटीआर 9 होती है एनुअल रिटर्न, कौन सी डेट होती है? याद करो 31 दिसंबर या उससे पहले। या तो हमने पहले भी डिस्कस किया था ना कि जो एनुअल रिटर्न होती है उसकी ड्यू डेट होती है 31 दिसंबर या उससे पहले हमें एनुअल रिटर्न भरनी होती है। 9A भी एनुअल है, बट ये कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए होती है, डेट सेम है 31 दिसंबर या उससे पहले, इनको एनुअल रिटर्न भरनी है। फिर जीएसटीआर 10 आएगा फाइनल रिटर्न जी। अच्छा फाइनल रिटर्न सबको नहीं भरनी, अगर तुम्हारी टर्नओवर 23-24 ऑनवर्ड 2 करोड़ तक है तो एनुअल रिटर्न भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है फिर एनुअल रिटर्न भरनी होती है। बात ध्यान देना, ये जो एनुअल वाला केस है ना, एनुअल रिटर्न वाले केस में इस बार अमेंडमेंट आई है। क्या अमेंडमेंट क्या आई है? 2 करोड़ तक टर्नओवर है ऑप्शनल है, 2 करोड़ से ऊपर है फिर तुम्हें रिटर्न भरनी है। तो टर्नओवर 2 करोड़ तक वालों को एनुअल रिटर्न से एग्जम्प्ट करती है। फाइनल रिटर्न, याद है फाइनल हमने कहां देखी थी? जब हमने वो चैप्टर किया था रजिस्ट्रेशन वाला, मैंने कहा था जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, और जब तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया
तो कैंसिल होने के बाद जो भी तुम्हारी बच्चे कुछ लाइबिलिटी है वो पे करनी पड़ेगी। तो उसके बाद तुम्हें मतलब जब तुम्हारा आरसी कैंसिल हुआ उसके बाद तुम्हें फिर फाइनल रिटर्न भरनी होती है, भूल चूक लेनी देनी। तो फाइनल रिटर्न कब भरते हैं? जब तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ वो, और जब कैंसिलेशन ऑर्डर आया वो, इनमें से जो भी लेटर होगा वहां से 3 महीने के अंदर आपको यहां पे फाइनल रिटर्न भरनी है। फाइनल मतलब लास्ट रिटर्न, जितनी तुम्हारी बची हुई लाइबिलिटी है वो सारी की सारी फाइनल रिटर्न के माध्यम से जाएगी। तो कब भरनी है? 3 मंथ। 3 मंथ कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और कैंसिलेशन ऑर्डर विच एवर इज लेटर, वहां से 3 महीने के अंदर आपको फाइनल रिटर्न भरनी है। फिर एक जीएसटीआर 11 है तो इसकी कोई ड्यू डेट नहीं है, ये कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जिनको मिलता है उनको भरनी होती है। वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट क्या डेट बोलेगी उसके बेस पे ये रिटर्न भर देंगे। तो मोटा मोटी 1 से लेके 10 तक हमें देखने हैं। एक बार कंक्लूड करते हैं दोबारा से। जीएसटीआर 1 आउटवर्ड सप्लाई की स्टेटमेंट कब करनी है? मंथली अगले महीने की 11, क्वार्टरली अगले क्वार्टर की 13। ये जीएसटीआर 1 है आउटवर्ड। जैसे ही 1 करेंगे सामने वाले के 2B में शो हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 के बाद 1A, 1 में कोई गलती है रिवाइज कर सकते हो कब? 1 के बाद 3B से पहले। 3B मंथली रिटर्न मतलब जिसमें पेमेंट होती है, मंथली अगले महीने की 20 तारीख, क्वार्टरली अगले क्वार्टर की 22 और 24 तारीख। 4 कॉम्पोजिशन स्कीम एनुअल जाती है 30 जून या उससे पहले। फिर एनुअल जाती है बट पेमेंट क्वार्टरली होती है, जीएसटी CMP 08 अगले क्वार्टर की 18 तारीख है उससे पहले। फिर जीएसटीआर 5 नॉन रेजिडेंट, इनको रिटर्न भरनी है जीएसटीआर 5 में कब? अगले महीने की 13 तारीख। और जब इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा मतलब जितना टाइम के लिए लिया है वहां से 7 दिन विच एवर इज अर्ली। 5A OIDR के लिए अगले महीने की 20 तारीख है उससे पहले। 6 ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अगले महीने की 13 तारीख है उससे पहले। 7 और 8 TDS और TCS अगले महीने की 10 तारीख है उससे पहले। 9 एनुअल रिटर्न अगले मतलब जो 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर नेक्स्ट ईयर का, जैसे मान लो 25-26 है तो 25-26 खत्म हो रहा है 31 मार्च 26 को, तो 31 दिसंबर 26 है उससे पहले इस साल की एनुअल भरनी है, बट तब अगर टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है। कॉम्पोजिशन 9A डेट सेम एज। 10 फाइनल रिटर्न, फाइनल मतलब जो हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया उसके बाद मैंने फाइनल रिटर्न भरनी है जो भी बच्चे को लाइबिलिटी है कब? 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और कैंसिलेशन ऑर्डर विच एवर इज लेटर, वहां से 3 महीने के अंदर। फिर आपका जीएसटीआर 11 हो गया फाइनल रिटर्न, सॉरी आपका 11 हो गया यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर वालों के लिए, इनकी कोई ड्यू डेट यहां पे नहीं होती, ये रिटर्न निकल के आ रही है। अब अगला पॉइंट ये निकल के आता है कि जो हमें आउटवर्ड सप्लाई की स्टेटमेंट डालनी होती है, जो हमें आउटवर्ड सप्लाई की स्टेटमेंट फर्निश करनी है जीएसटीआर 1 में, क्या वो सभी की करनी है? अच्छा पहली बात ये समझ लो, इनवॉइस अपलोड नहीं करने होते, उनके नंबर डालने होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक एक इनवॉइस की स्कैन कॉपी आप यहाँ पे अपलोड करोगे, ना 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 ना, स्कैन कॉपी वाला यहाँ पर फंडा नहीं है। मैं दोबारा बोलूंगा, स्कैन कॉपी वाला यहाँ पर फंडा नहीं है कि स्कैन कॉपी PDF अपलोड करना, आपको सिर्फ नंबरिंग डालनी है। सारे इनवॉइस स्कैन कॉपी अपलोड नहीं करने पड़ते। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, अब नंबरिंग डालेंगे उसके बेस पे सामने वाला बंदा ITC क्लेम करेगा। मेरा क्वेश्चन बस ये निकल के आ रहा है कि जो इनवॉइस होते हैं तो क्या हमें सबकी डिटेल फर्निश करनी जरूरी होती है? भाई जितने भी इनवॉइस हैं सबकी डिटेल क्या जीएसटीआर 1 में फर्निश करनी है? गवर्नमेंट करी नहीं। अगर सप्लाई B2B है, अगर B2B है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इंटर हो या इंट्रा हो इनवॉइस वाइज डिटेल जाएगी ही जाएगी, क्योंकि सामने वाले को ITC लेना है तो ये मैटर ही नहीं करता इंट्रा है इंटर है, इनवॉइस वाइज डिटेल जाएगी। बट अगर B2C सप्लाई है, अगर B2C है, इंट्रा स्टेट है इंट्रा, तो वैल्यू जितनी मर्जी हो कंसोलिडेटेड डिटेल जाएगी, इनवॉइस वाइज नहीं जाएगी इंट्रा, क्योंकि सेम स्टेट की बात है। बट अगर इंटर स्टेट सप्लाई है, वैल्यू 1 लाख से ऊपर की है तब तो इनवॉइस वाइज डिटेल जाएगी, अगर वैल्यू 1 लाख तक की है तो कंसोलिडेटेड डिटेल फर्निश करनी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारे एग्जाम के अंदर बन सकता है। तो सिंपल सी बात ये निकल कह रहे कि सारी की सारी डिटेल नहीं फर्निश करनी होती जीएसटीआर 1 में, B2B में तो सारी की सारी इनवॉइस वाइज, B2C में इंट्रा में कंसोलिडेटेड, इंटर में 1 लाख तक कंसोलिडेटेड, 1 लाख से अगर ऊपर की वैल्यू के इनवॉइस हैं तो फिर इनवॉइस वाइज डिटेल फर्निश करनी पड़ती है। उसके बाद देखो आगे फिर जी नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई नील है तो भाई नील रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। मैंने पहले भी कहा था नील रिटर्न जीएसटी में फाइल होती है, इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता, जीएसटी में कंपलसरी। आप कोई काम नहीं कर रहे, कोई धंधा नहीं कर रहे, बट आप रजिस्टर्ड हो तो भी आपको नील रिटर्न भरनी है, चाहे वो पोर्टल पे ना भरो, SMS के माध्यम से भर दो, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर रजिस्टर्ड पर्सन इज नॉट अलाउड टू फाइल जीएसटीआर 1, आपको जीएसटीआर 1 ब्लॉक कर देंगे, मतलब आप जीएसटीआर 1 फाइल ही नहीं कर पाओगे। अब जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे मतलब अगर मैं 1 ही फाइल नहीं कर पाऊंगा तो मैं 3 भी नहीं भर पाऊंगा, क्योंकि 1 के बाद ही 3 भी जाती है ना, तो फिर मैं धंधा ही नहीं कर पाऊंगा, बिजनेस ही नहीं कर पाऊंगा। अब क्यों गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि तुम्हारा जीएसटीआर 1 हम ब्लॉक कर देंगे, किस केस में? पहला, नॉट अलाउड टू फाइल रिटर्न ऑफ द नेक्स्ट मंथ इफ नॉट फाइल कंप्लाइंस, मतलब अगर आपने पिछले कोई कंप्लाइंस पूरे नहीं कर रखे, मे भी आपने पिछले महीने की जीएसटीआर 1 नहीं भरी या पिछले महीने की 3 भी नहीं भरी, तो अगले महीने की आप जीएसटीआर 1 नहीं भर सकते, बस ये पर ध्यान दो। फिर नॉट फर्निश्ड बैंक डिटेल, आपने बैंक डिटेल जमा नहीं कराई, क्योंकि बैंक डिटेल 45 दिन के अंदर जमा करवानी जरूरी होती है। जब तुम जीएसटी नंबर लेते हो, आपने जमा ही नहीं कराई, आपका जीएसटीआर 1 ब्लॉक कर देंगे। फिर आपके जीएसटीआर 1 और 3B के अंदर यहां पर मिसमैच आ रहा है। जीएसटीआर 1 का मतलब क्या है? जो जीएसटीआर 1 है, यहां पे जो जीएसटीआर 1 है उसमें जो तुमने सेल दिखाई है उससे कम सेल तुमने 3B के अंदर दिखाई है, मतलब 1 में तुमने सेल ज्यादा दिखाई, 3B के अंदर तुमने सेल कम दिखाई। अब कम दिखाई मतलब कम जीएसटी पे करे हो, मिसमैचिंग आ रही है, तो फिर आपका जीएसटीआर 1 हम ब्लॉक कर सकते हैं। या 2B और 3B के अंदर मिसमैचिंग है। अब 2B में क्या आता है? आईटीसी, जो आईटीसी तुम्हारा 2B में है उससे ज्यादा तुमने 3B में ले लिया। याद है एक हमने क्वेश्चन किया था, मेरे ख्याल से आपको मैंने कहा भी था, एक क्वेश्चन याद करो, जब मैंने कहा था कि 45,000 रुपए का आईटीसी 2B के अंदर आ रहा था, बट सामने वाले बंदे ने 54,000 सेल्फ असेसमेंट से क्लेम कर लिया था, तो मैंने कहा था कोई दिक्कत नहीं, क्लेम कर सकता है, बट उसको डिफरेंस या तो पे करना पड़ेगा या रीजन बताना पड़ेगा। तो वही बात यहां पे लिखी है कि 2B में कम आईटीसी है, 3B में ज्यादा क्लेम कर लिया आपने, मिसमैचिंग हो रही है, तो आपका 1 ब्लॉक कर सकते हैं। अब देखो रेक्टिफिकेशन चाहे जीएसटीआर 1 हो चाहे 3B हो, आप किसी को भी रेक्टिफाई कर सकते हो। डेट 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर और एनुअल रिटर्न फाइल की एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर, बस ये पर ध्यान दो। और अगर कोई तुम्हारे स्क्रूटनी, ऑडिट या इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इंस्पेक्शन चल रही है, उस केस में रेक्टिफिकेशन अलाउड नहीं है, क्योंकि अब गवर्नमेंट ही तुम्हारी चेकिंग करेगी। अगर जब तक गवर्नमेंट घर में नहीं आई तब तक तुम अपनी रिटर्न को रेक्टिफाई कर सकते हो। उसके बाद फिर एक क्यूआरएमपी स्कीम क्या होती है सर? देखो क्यूआरएमपी स्कीम किनको मिलती है? जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक होती है उनको क्यूआरएमपी स्कीम मिलती है। कंडीशन सेटिस्फाइड करनी जरूरी है। अरे कंडीशन क्या है? लास्ट रिटर्न आपने फर्निश कर दियो, मतलब पिछली रिटर्न आपने बिल्कुल टाइम पर फाइल की हो, तभी तुम आगे से क्यूआरएमपी स्कीम ले सकते हो। अच्छा, अगर मुझे क्यूआरएमपी स्कीम लेनी है तो मुझे बताना कब पड़ेगा? जैसे मान लो लेट्स टेक एन एग्जांपल, अभी अप्रैल मई जून इसमें तो नहीं लेनी, बट जुलाई अगस्त सितंबर वाले क्वार्टर से मुझे क्यूआरएमपी स्कीम लेनी है। अब जुलाई अगस्त सितंबर वाले क्वार्टर से मुझे क्यूआरएमपी लेनी है, जुलाई अगस्त सितंबर से, तो गवर्नमेंट ने कहा सुन, पिछले क्वार्टर के दूसरे महीने का पहला दिन और इस क्वार्टर के पहले महीने का लास्ट दिन, इसके बीच में तुम बता सकते हो। पिछले क्वार्टर के दूसरे महीने का पहला दिन और इस क्वार्टर के पहले महीने का आखिरी दिन, इसके बीच में तुम बता सकते हो कि तुमने क्यूआरएमपी स्कीम लेनी है। जैसे अब अगर मान लो जुलाई से सितंबर तक चाहिए, जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर से चाहिए, तो फिर अप्रैल मई जून, तो 1 मई से 31 जुलाई तक मैं बता सकता हूं कि मुझे जुलाई वाले क्वार्टर के लिए क्यूआरएमपी स्कीम चाहिए। और अगर एक बार क्यूआरएमपी ले ली तो आने वाले सभी क्वार्टर के लिए क्यूआरएमपी ही मिलेगी जब तक तुम ऑप्शन विड्रॉ नहीं करोगे। या तो विड्रॉ कर लो, नहीं तो फिर लगातार तुम्हें क्यूआरएमपी स्कीम मिलेगी जब तक ऑप्शन विड्रॉ नहीं करोगे। देखो यहां पे जी, तो फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रोसीडिंग और फर्स्ट मंथ ऑफ क्वार्टर और विच ऑप्शन बीइंग इज एक्सरसाइज टू द, वही बात आ गई ना, 31 जुलाई और ये आ रहा है फर्स्ट डे ऑफ सेकंड मंथ, तो 1 मई से 31 जुलाई तक आपको बताना पड़ेगा। वैलिडिटी नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज ऑप्शन एवरी क्वार्टर अनलेस दे, वही अगर उसको रिवाइज करना है। पेमेंट कैसे होगी? अच्छा मैंने कहा था रिटर्न क्वार्टरली होती है, पेमेंट कैसे होती है? मंथली। अब पेमेंट के 2 मेथड होते हैं, फिक्स सम, सेल्फ असेसमेंट। अब फिक्स सम मेथड में रेशो फिक्स है 35%, 35%। जितना तुम्हारा पिछला टैक्स था, जो लास्ट पीरियड का टैक्स था, उसके बेस पे गवर्नमेंट कह रही इस मंथ में 35% पे कर दे उसका, अगले मंथ में 35, फिर जो बैलेंस होगा वो फिर लास्ट क्वार्टर मतलब लास्ट मंथ में पे कर दियो क्वार्टर। जैसे समझने के लिए आप ये समझो, मान लो जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर में स्कीम लेनी है, तो आपने जून में टैक्स पे किया था 1 लाख, तो गवर्नमेंट कह रही 1 लाख का 35, 35,000 जुलाई, 35,000 अगस्त, फिर जो बाकी बचा हुआ होगा फिर तो तुझे पता लग ही जाएगा क्योंकि क्वार्टर खत्म हो गया, फिर बैलेंस जो होगा वो यहां पर पे कर दियो सितंबर में। तो फिक्स सम मेथड का मतलब ये होता है पेमेंट करनी क्वार्टरली है। लोगों ने बोला कैसे, तो गवर्नमेंट ने कहा 2 तरीके हैं।
पिछली लाइबिलिटी का 35 फिर फाइनल सेटलमेंट, या तो ऐसे, या फिर सेल्फ असेसमेंट मेथड। भाई खुद अपना तो निकाल ले कि इस महीने में तेरी कितनी सप्लाई हुई है, कितनी इनवर्ट सप्लाई है, उसको एस्टिमेट कर ले, उसके बेस पर इस महीने पे कर दे। मैं जो मेथड यूज करता हूं, मैं सेल्फ असेसमेंट मेथड यूज करता हूं, मैं फिक्स सम मेथड यूज नहीं करता। और इवन फिक्स सम मेथड बहुत रेयरली लोग यूज करते हैं, क्योंकि यार एक बात बताओ, जब पेमेंट मान लिया मुझे मंथली करनी है, बट मंथ के एंड में तो पता लग ही जाता है ना कि आपने इस मंथ में कितनी सप्लाई की है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, वो तो क्वार्टर के एंड में हम फाइनल कर लेंगे। तो अभी तो उसने वैसे भी नहीं कहा फाइनल करो, अभी तो गवर्नमेंट ने बोला एस्टिमेशन बेस पर हमें पेमेंट कर दो, फिर सेटलमेंट तो जब होनी है जब तुम 3B क्वार्टरली भरोगे। तो या तो फिक्स मेथड से पे कर दो 35 बैलेंस, या फिर खुद अपना हर महीने का टैक्स निकाल के अकॉर्डिंगली हमें यहां पर पे करते रहो। ये होता है सेल्फ असेसमेंट मेथड होता है जी। तो मैं जो पे करता हूं वो सेल्फ असेसमेंट मेथड के पेमेंट के बेस पे करता हूं, बस ये पर ध्यान दो जी। उसके बाद देखो फिर आगे, अब अगर आप रिटर्न फाइलिंग लेट करते हो तो 5,000 रुपये तक की लेट फीस है और 100 रुपये पर डे की फीस लगेगी, और 5,000 से ऊपर नहीं लग सकती, मतलब हाईएस्ट फीस जो है 5,000 रुपये की है। ये पॉइंट यहाँ पे लिखा है। फिर यहाँ पर एक आ रहा है जीएसटी प्रैक्टिशनर। अब ये जीएसटी प्रैक्टिशनर कौन होता है? पहली बात ये समझो, हर जीएसटी की प्रैक्टिस करने वाला प्रैक्टिशनर नहीं होता। हर बंदा जो जीएसटी की प्रैक्टिस कर रहा है वो प्रैक्टिशनर नहीं है। सीए प्रैक्टिशनर नहीं है, सीएस प्रैक्टिशनर नहीं, सीएमए प्रैक्टिशनर नहीं है। प्रैक्टिशनर का एग्जाम होता है, प्रैक्टिशनर की एनरोलमेंट होती है, जब वो कंप्लीट होगी तब तुम एज ए प्रैक्टिशनर मान लिए जाओगे। बस ये बात ध्यान दो जी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है आपका। अच्छा, पहली बात ये प्रैक्टिशनर क्या क्या काम कर सकते हैं जी? तो आपके वही GSTR 1 भर सकते हैं, 3B 4 5 6 7 9 9 8 10। फिर कैश लेजर के अंदर पैसा जमा करवा सकते हैं, ई बिल जनरेट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन अमेंड और कैंसिल करवा सकते हैं, रिफंड एप्लीकेशन डाल सकते हैं, फिर कॉम्पोजिशन स्कीम को ले सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब ऑलमोस्ट जीएसटी में मोटा मोटी जो भी मेन मेन काम होते हैं ये सब के सब प्रैक्टिशनर कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब एलिजिबल कौन है, चेक करना तुम एलिजिबल हो या नहीं। पहली बात, इंडियन सिटीजन एलिजिबल है। दूसरी बात, साउंड माइंड, पागल तो नहीं लग रहे, तो मतलब ये भी सही है। नॉट इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का पैसा ही नहीं है, इंसॉल्वेंट तो बहुत दूर की बात है। नॉट कन्विक्टेड, कोर्ट ने कोई कन्विक्शन अभी तक नहीं दी हमारे अगेंस्ट में। ये चारों की चारों कंडीशन अभी तक तो सेटिस्फाइड है प्रैक्टिशनर बनने के। फिर इनमें से कोई एक कंडीशन, रिटायर्ड जज। ओ भाई साहब, रिटायर्ड जज तो नहीं है भाई, ये तो हटा दो। फिर आप एनरोल थे सेल टैक्स प्रैक्टिशनर या टैक्स रिटर्न प्रिपेयर अंडर ओल्ड लॉ ना, ओल्ड लॉ में तो हम ऐसा कुछ थे ही नहीं। या ही हैज पास्ड ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी। यस, अब आप में से बहुत सारे बच्चे बन सकते हैं जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं। अगर हो चुकी है तब तुम प्रैक्टिशनर बन सकते हो, या कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी की डिग्री है, या सीए सीएस सीएमए के फाइनल एग्जाम क्लियर हो चुके हैं। फाइनल, अभी तुम स्टूडेंट हो, अभी तो सेकंड लेवल पे हो ना, तो अभी यहां तो नहीं कवर हो सकते, यहां पे शायद हम कवर हो जाएं ग्रेजुएशन वाले पंग के अंदर। सर इनको पेमेंट मिलती है, बिल्कुल पेमेंट मिलती है, अच्छी खासी फीस होती है इनकी, अच्छी खासी फीस होती है, बहुत बढ़िया फीस होती है। तो आप प्रैक्टिशनर अगर बनना चाहते हो तो इनमें से किसी ना किसी कैटेगरी में कवर होना पड़ेगा, तब जाके तुम जीएसटी प्रैक्टिशनर बन पाओगे मेरे दोस्त, ठीक है। अब कैसे एनरोलमेंट करनी है? कॉमन पोर्टल, मतलब जीएसटी पोर्टल पे जाओ, अपना अपना आईडी डॉक्यूमेंट अपलोड करो, पीओ चेक करेगा तुम्हारी एलिजिबिलिटी, फिर वो एक एनरोलमेंट सर्टिफिकेट देगा। एनरोलमेंट परमानेंट होता है जब तक तुम कैंसिल नहीं कराते। तुम्हें खुद सरेंडर करना है, सरेंडर एप्लीकेशन ओवर पोर्टल, इंक्वायरी करेगा कमिश्नर, एनरोलमेंट तुम्हारी कैंसिल कर देगा। अब पहले वो क्या करेगा, अगर जीएसटी ऑफिसर को लगता है तुम गिल्टी हो तो फिर पहले वो तुम्हें शोकॉस नोटिस देगा, तुम उसका रिप्लाई करोगे, रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो रिमूवल ऑर्डर पास कर देगा, तुम्हारा नाम जीएसटी प्रैक्टिशनर से हटा देगा जी। तो ये पॉइंट हमारे यहाँ पे जीएसटी प्रैक्टिशनर के रिगार्डिंग यहाँ पे निकल के आ रहा है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? अब इसको तुम बार बार रिवाइज करते रहोगे तो चीजें दिमाग में सेट हो जाएंगी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? सर एक बार दोबारा से ये QRMP बता दो मेरे बच्चे। QRMP का मतलब ये होता है कि रिटर्न आपने क्वार्टरली भरनी है, पेमेंट आपने मंथली करनी है। अब जब रिटर्न क्वार्टरली है, पेमेंट मंथली है, तो लोगों ने कहा पेमेंट कैसे करें, क्योंकि आपने बोला पेमेंट मंथली बट रिटर्न क्वार्टरली है, तो फाइनल तो हमें क्वार्टरली पता लगेगा ना। तो गवर्नमेंट ने कहा हाँ बिल्कुल सही है, बट पेमेंट अभी करनी है, कैसे करेगा? दो मेथड है, फिक्स सम या सेल्फ असेसमेंट। फिक्स सम का मतलब जो तेरी प्रीवियस टैक्स लाइबिलिटी है, जो तूने पहले पे की थी, उसका 35 अभी दे दे, उसका 35 अगले महीने, बचा हुआ फिर बाद में दे दियो।
या अगर तेरे को लग रहा है नहीं 35% ज्यादा है, इतना तो बनता ही नहीं, या मेरे को अपने तरीके से पे करना है, फिर सेल्फ असेसमेंट मेथड यूज कर ले। अकॉर्डिंगली अपनी आउटवर्ड सप्लाई निकाल, इनवर्ड सप्लाई निकाल, जो नेट आएगा वो पे कर दियो, बाकी जो फाइनल सेटलमेंट होगी वो क्वार्टर के एंड में होगी, बस ये बात ध्यान दो जी। तो ये बातें आपकी आ रही हैं जी, ठीक है जी। चलो, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे निकल के आता है रिटर्न वाले पॉइंट के अंदर जी, ठीक है जी। देखो जो मैं कह रहा था ना एग्जाम्पशन फ्रॉम ये एनुअल रिटर्न, देखो जी अगर आपकी 24-25 सॉरी फाइनेंशियल 24-25 ऑनवर्ड आपकी अगर टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो आप एनुअल रिटर्न से एग्जम्प्ट हो जी। अब आपको एनुअल रिटर्न भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर टर्नओवर 2 करोड़ से आपकी कम है जी, ठीक है, मतलब 2 करोड़ तक है, 2 करोड़ से ऊपर जाते ही तुम्हें फिर एनुअल रिटर्न भरनी पड़ेगी जी। ये पॉइंट आपका आ रहा है रिटर्न में। अब यहां पे आ जाओ जी, अब यहां पे एक टॉपिक है अकाउंट्स रिकॉर्ड्स एंड टीडीएस का। देन इसके बाद फिर हमारा एक चैप्टर बचेगा एग्जामिशन, बट मैं फिर बोलूंगा कल पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक हमने हर चैप्टर के प्रैक्टिकल किए हैं सारे के सारे, फिर एग्जामिशन की रिवीजन, एग्जामिशन के क्वेश्चन, और देन फिर मास्टर क्वेश्चन, और फिर हम करेंगे इनकम टैक्स, ठीक है जी। चलो अब एक बार चेक करो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। अब ये टॉपिक बिल्कुल सिंपल है वैसे। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, कौन कौन से अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं और किसको करने हैं। तो पहली बात, अगर तुम रजिस्टर्ड हो तो आपको ये वाले करने हैं, अगर तुम अनरजिस्टर्ड हो तो भी करने पड़ेंगे, बट इन लोगों को, किन को पहले बात देख लिया, अनरजिस्टर्ड। जो अनरजिस्टर्ड है बट वेयर हाउस के ओनर है या ट्रांसपोर्टर है उनको करने हैं कौन कौन से, कंसाइनर, कंसाइनी या अदर रेलिवेंट एज में प्रिस्क्राइब। ये अनरजिस्टर्ड है, मतलब अगर तुम ट्रांसपोर्टर हो या किसी वेयर हाउस के ओनर हो, चाहे तुम अनरजिस्टर्ड हो तो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। इस गुड्स का कंसाइनर कौन है, इस गुड्स का कंसाइनी कौन है, रीजन क्योंकि सबसे बड़ी स्मगलिंग ट्रांसपोर्टर और वेयर हाउस के अंदर होती है। सर रजिस्टर्ड है तो कौन कौन से, कितने गुड्स आपने प्रोड्यूस किए, मैन्युफैक्चर किए, इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई कितना खरीदा कितना बेचा, बैलेंस स्टॉक कितना है, आईटीसी अवेल्ड, फिर आउटपुट टैक्स पेड और पेबल, ठीक है, और कौन कौन से, कितना गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया, आरसीएम में कौन कौन से हैं, एडवांस कितना रिसीव हुआ, नेम एड्रेस ऑफ सप्लायर, रिसीवर, ट्रांसपोर्टर एंड वेयरहाउसर, इन सबको बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब ये वाले बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करने हैं अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो। कहां मेंटेन करने हैं, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, याद है मेरे जीएसटी नंबर में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस दिया हुआ था वहां पर, और अगर मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस है तो फिर वहां पर मेंटेन करना, जितने प्लेस ऑफ बिजनेस हैं उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स फिर आपको वहीं पर मेंटेन करने होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आपको प्रॉपर बैकअप रखना है, ऐसा नहीं डिलीट फॉर ऑल, जैसे तुम व्हाट्सएप मैसेज करते हो, कोई व्हाट्सएप देख ना ले, ताना ताया नहीं ताया, कितने बजे ताया, अब ये तुम्हें डर लगता है कि यार हम पकड़े, रंगे हाथों पकड़े ना जाए, पापा पीछे से रैप्टा ना आ जाए उड़ता हुआ, क्या कर रहा है, किसको मैसेज भेज रहा है, तो फिर तुम डिलीट फॉर ऑल पूरे सबूत साफ करते हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबूत रहने चाहिए सर्वर पे, आपको बैकअप रखना है जी। अपॉन डिमांड, जब वो डिमांड करेगा डिपार्टमेंट, तुम्हें ये जमा करवाने पड़ेंगे। अपॉन डिमांड तुम्हें आईडी पासवर्ड भी देना पड़ेगा। ओ माय गॉड, ये सब चिट्ठे खुल जाएंगे, सब फड़े जानेंगे, नहीं सब फड़े जानेंगे। उसके बाद कितने टाइम तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, 72 मंथ, 72 महीने तक, मतलब 6 साल तक, 6 साल तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। 6 साल कहां से, जो हमारा ईयर है, मान लो इस ईयर है, इस ईयर के जो एनुअल रिटर्न भरने की ड्यू डेट होती है, ड्यू डेट वहां से 6 साल, मतलब अगर मैं बात करता हूं, कहने को 6 साल है, वैसे वो 6 साल 9 महीने हैं। कैसे, अब मान लो प्रीवियस ईयर 25-26 है फाइनेंशियल ईयर, तो 31 दिसंबर 26 से 6 साल, तो ये 9 महीने भी तो हो गए, 31 मार्च से दिसंबर तक। तो कायदे से 6 साल 9 महीने तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, क्योंकि 6 साल काउंट करने हैं फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल, और डेट कौन सी, एक्चुअल डेट नहीं, ड्यू डेट ऑफ एनुअल जीएसटी रिटर्न, ड्यू डेट मतलब 31 दिसंबर से। उसके बाद कैसे करने हैं, मैनुअल, इलेक्ट्रॉनिक, कैसे भी करो जी। कमिश्नर के पास पावर है, तुम्हें और बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करवा सकता है या कम भी कर सकता है, अगर नहीं करोगे तो पेनल्टियां लगेंगी आपके ऊपर जी। फिर आपको अगर मान लो कोई पार्टी अपील वाली है, ये रिवीजन वाली है, मतलब कोई तुम्हारा केस अपील में चल रहा है, कोई तुम्हारा केस मान लो अपील में चल रहा है या रिवीजन में चल रहा है, तुम्हारा केस अपील और रिवीजन में, तो अब अपील में चल रहा है, तुम सब जानते हो कोर्ट में केस चल रहा है, इतनी जल्दी तो डिसाइड होता नहीं, कई कई साल लग जाते हैं, तो फिर उस केस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब मेंटेन करने हैं, उस केस में करने हैं 1 ईयर आफ्टर डिस्पोजल, मतलब जब वो केस सेटल्ड होगा वहां से 1 साल, और जो नॉर्मल 6 साल की लिमिट है विच एवर इज लेटर, मतलब 6 साल से ज्यादा भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ सकते हैं अगर तुम्हारी केस की सेटलमेंट जो है वो आपकी 6 साल के बाद हुई हो, या वो सेटलमेंट जब हुई वहां से 1 साल जो है
तो उसके बाद फिर आपको मेंटेन करने पड़ सकते हैं। तो मतलब ये 6 साल नहीं है, अब डिपेंड करता है तुम्हारी सेटलमेंट कब हुई, वहां से 1 साल ले लो वो डेट, और जो नॉर्मल 6 साल है इसमें से लेटर यहां तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे अगर कोई केस अपील वाला है। और एक पॉइंट यहां पर लिखा नहीं है, वो हमने रेगुलर बैच में डिस्कस किया था कि कॉम्पोजिशन वालों को सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, 2 बुक्स ऑफ अकाउंट्स छोड़कर, एक तो स्टॉक, कितना स्टॉक बचा है, और डिटेल ऑफ टैक्स, क्योंकि उनको टैक्स पे नहीं करना होता, उनको तो अपनी जेब से पे करना होता है, तो उनको डिटेल टैक्स की नहीं करनी, और कितना स्टॉक बचा उसकी डिटेल भी फर्निश करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती कॉम्पोजिशन वालों को। और फिर आपको मैंने रेगुलर बैच में वो भी बताया था, जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन से मेंटेन करने हैं, कि कितना सामान आया, कितना सामान गया, ओपनिंग स्टॉक कितना था, क्लोजिंग स्टॉक कितना था, पेमेंट कितनी हो गई, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाले केस में भी मेंटेन करने पड़ते हैं। तो मोटा मोटी ये सारे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। ठीक है जी। अब अगला पॉइंट यहां पे है टीडीएस और टीसीएस। बच्चे कह रहे इनकम टैक्स से बच गए थे, यहां पे अटक गए। सर ये टीडीएस टीसीएस यहां पर भी जान नहीं छोड़ेगा क्या हमारी? यहां पे कुछ है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। पहले टीडीएस का फंडा देख लेते हैं, टीडीएस क्या कहते हैं। पहली बात ये समझो, ये टीडीएस वाले प्रोविजन लगते हैं सप्लायर और रिसीवर। और रिसीवर कौन? जो पेमेंट करेगा, और इसमें रिसीवर है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। आपने कभी हाईवेज पे देखा है एल&टी कंपनी, लार्सन एंड ट्यूब्रो के लिखा होता है, या एफकॉन इंफ्रा? ये जितने भी गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, ये बड़े बड़े बिल्डर्स के पास होते हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, ये टेंडर निकलते होंगे, फिर इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता होगा, तो यहां पर सड़क बनाने के, ब्रिज बनाने के, हाईवेज बनाने के कौन किसको पेमेंट कर रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट इनको पेमेंट कर रही होगी। अब गवर्नमेंट कह रही हम तुम्हें पेमेंट कर रहे हैं, हमारे पास पूरा कंट्रोल है, तो हम चाहते हैं हम तेरा टीडीएस पहले ही काट लें, और बाद में ये टीडीएस हम तेरे कैश लेजर में जमा करवा देंगे, तो वहां सेटलमेंट कर लियो, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब डबल डबल टैक्स नहीं लगेगा। जैसे इनकम टैक्स में था ना, जो फाइनल टैक्स निकालते थे, टीडीएस टीसीएस माइनस करते थे, बैलेंस पे करना होता था, सेम यहां पे जो टीडीएस टीसीएस है वो क्रेडिट लेजर नहीं, कैश लेजर में जाएगा, वहां पे एडजस्ट कर सकते हो जी। अब यहां पे गवर्नमेंट कह रही, सुनो जी, अब गवर्नमेंट कह रही है अगर कोई सप्लायर है, वो टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है, और उसकी टैक्सेबल वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है, 2.5 लाख तक है तो टीडीएस नहीं है, अगर वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है तो रेट ऑफ टीडीएस 2% है। अब यहाँ पे डिडक्टर कौन कौन है? वही सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट, एस्टेब्लिशमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, अथॉरिटी, बोर्ड और एनी अदर बॉडी सेटअप ऑफ पार्लियामेंट, फिर सोसाइटी, पीएसयू, ये आप चेक करो, ये सारे के सारे ऑलमोस्ट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है। तो ये पेमेंट करेंगे इसको, तो पेमेंट करते हुए 2% टीडीएस काट लेंगे अगर टैक्सेबल वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर की है। अब तुम खुद बताओ, इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्या तुम्हें नहीं लग रहा इनकी वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर होगी? मैं कह रहा हूं करोड़ों की वैल्यू होती है, करोड़ों की वैल्यू होती है। इस केस में टीडीएस कटना ही कटना है जी, इस केस में टीडीएस कटना ही कटना है, क्योंकि वैसे एग्जाम के लिए हो सकता है वो वैल्यू कम दे दे, बट वैसे प्रैक्टिकली वैल्यू जो होती है वो करोड़ों की होती है। तो 2.5 लाख से अगर ऊपर है तब टीडीएस कटेगा। अच्छा, फिर एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है अगर यही लोग आपस में पेमेंट कर रहे हैं तो टीडीएस नहीं कटेगा। देखो मैंने टैक्स डिडक्टर, टैक्स डिडक्टर, ये लोग आपस में लेन देन कर रहे हैं। देखो जो ऊपर वाले 2 पॉइंट है ना, वो इसके अंदर आ चुके हैं। तभी मैं एक पॉइंट बता रहा हूं बस, अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसने पेमेंट की, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने सोसाइटी को, सोसाइटी ने गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट से पीएस, इनका आपस में कोई लेन देन है, वहां टीडीएस नहीं कटेगा। दूसरा, सप्लायर की लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, ये दोनों सेम स्टेट में है, रिसीवर डिफरेंट स्टेट में है तो भी टीडीएस नहीं कटेगा। मैं दोबारा बोलूंगा, सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ये दोनों सेम स्टेट में है, रिसीवर डिफरेंट स्टेट में है तो भी टीडीएस नहीं कटेगा, वहां पे कोई टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। तो इसमें टीडीएस कटेगा अगर इनका आपस में लेन देन है, या सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में, रिसीवर डिफरेंट स्टेट में, उस केस में भी टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, अब कब कटेगा पेमेंट? और जब वो क्रेडिट होगी, रेट 2%, और किस वैल्यू पर? वही टैक्सेबल, टैक्सेबल मतलब जितनी इनवॉइस के अंदर वैल्यू है उसमें से जीएसटी हटा दो, क्योंकि जीएसटी पे तो टीडीएस नहीं कटेगा ना, तो जीएसटी हटा के बैलेंस वैल्यू जो बचेगी इस वैल्यू पे टीडीएस काटना पड़ेगा जी। और कब जमा कराना है? अगले महीने की 10 तारीख को।
रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, याद करो 24, वहां पर मैंने कहा था टीडीएस वाले पॉइंट में डिस्कस करेंगे, तो टीडीएस काटने वाले जो हैं उनको करवाना कंपलसरी होता है। फिर टीडीएस सर्टिफिकेट जीएसटीआर 7A में 5 दिन के अंदर, रिटर्न जाती है जीएसटीआर 7 में अगले महीने की 10 तारीख को। अगर कोई डिफॉल्ट कर दिया टीडीएस में 18% पर एनम का इंटरेस्ट है और 10,000 रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है जी। लेट पेमेंट करोगे 100 रुपए पर डे और 5,000 तक की लेट फीस है जी। और अगर आपको रिफंड क्लेम, अगर आपने कोई मान लो रिफंड टू द डिरेक्टर or directly arising on account of excess erroneously deduction shall be dealt with the accordance with the provision of section 64, provided that no refund to deductor shall be granted if the amount deducted has been credited to electronic cash ledger। वही बात आ गई ना कि वैसे टीडीएस का पैसा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाता है, वहां नहीं गया तो रिफंड मिलेगा, क्योंकि जब वहां चला गया तो फिर तो सेटलमेंट हो जाएगी ना, फिर डबल बेनिफिट थोड़ा मिलेगा, या तो रिफंड या फिर कैश लेजर के अंदर। टीडीएस नहीं कटेगा, नील रेटेड एग्जम्प्टेड सप्लाई पे टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि टैक्सेबल सप्लाई, जितनी टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू होती है उन टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू पे टीडीएस कटता है। तो पहले हमें टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू कितनी है। इसका क्वेश्चन हम करेंगे, ध्यान रखना, इनके सारे क्वेश्चन करने हैं अभी हमने, रिटर्न, टीडीएस, टीसीएस, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के, ठीक है ना। आज आप एक बार ट्राई करेंगे, जो डाउट्स होगा मैं फिर बोलता हूँ। अच्छा, कई एक बच्चे ने कल लिखा हो प्लेस ऑफ सप्लाई में 2 3 4 5 6 7 8 9 डाउट है नालायक, या तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़े। और मैंने ना कल एक आपका वो देखा, क्या नाम है, एक मैंने वो देखा चेन बनाई मैंने, जैसे किसी ने 4 और 5 डाउट पूछा है, एक बच्चे ने 3 और 6 लिख दिया, अब 3 6 आ गया, 4 5 आ गया, 3 4 5 6 आ गया, एक बच्चा कहता 2 और 8, फिर एक बच्चे ने लिख दिया 15 16, दूसरे लिखा 14 और 17। ऑलमोस्ट करते करते मैं देख रहा था प्लेस ऑफ सप्लाई के सारे क्वेश्चन ही आए हुए हैं। बिल्कुल ही तुम्हारा काम बिल्कुल ही भाई साहब, ऐसे बच्चा कह रहा सरेंडर है सर, सरेंडर गाबा सर, दोनों हाथ करके सरेंडर है ना, ना ना गाबा सर, हम लड़ नहीं सकते क्वेश्चन से। नालायक, ऐसे नालायक बच्चे हैं। पूरा पूरा कहते हैं ना क्रोनोलॉजी मैंने समझी, क्रोनोलॉजी क्या है, फिर मेरे को लगा अच्छा जो इसने पूछा वो इसने नहीं पूछा, जो इसने पूछा वो अगले ने नहीं पूछा, जो अगले ने नहीं पूछा वो इसने नहीं पूछा। ऐसे नालायक बच्चे, थोड़ा हिम्मत किया करो क्वेश्चन करने की, पेपर तुम्हें अटेम्प्ट करना है। हाँ सही कह रहा हूं मैं, नालायक। चलो अब यहाँ पर आप टीसीएस वाले पॉइंट पर आओ। अब टीसीएस वाला पॉइंट तो वैसे हम सेक्शन नंबर 9(5) में डिस्कस कर चुके हैं, याद है। यहाँ पे ईसीओ की बात होती है, ईसीओ टीसीएस कलेक्ट करता है, बट ईसीओ टीसीएस जो कलेक्ट करेगा रेट होता है 0.5, मतलब 0.25 सीजीएसटी, 0.25 एसजीएसटी, टोटल मिला के 0.5। जैसे वहां 2% है ना, टीडीएस में 2 है, यहाँ पे 0.5 है। यहाँ पे कोई 2.5 लाख की लिमिट नहीं है, यहाँ पे स्टार्टिंग से टीसीएस कलेक्ट होगा, स्टार्टिंग से कोई 2.5 लाख रुपए की लिमिट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। कौन कलेक्ट करेगा? ईसीओ। ईसीओ मतलब ऑनलाइन वेबसाइट वाला, जब कस्टमर से पैसे लेगा तो साथ में टीसीएस भी कलेक्ट करेगा 0.5% के रेट से। अब यहाँ पे वही रिटर्न जीएसटी रेट में जाती है, अगले महीने की 10 तारीख को जाती है, नहीं करोगे 18% से इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। अब मेन पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि ईसीओ क्या हर केस में टीसीएस कलेक्ट करेगा? नहीं। याद है मैंने कहा था ईसीओ ये सप्लायर ये रिसीवर है, सप्लायर ईसीओ के माध्यम से रिसीवर को सप्लाई करता है। अब मैंने कहा था या तो वो वही स्पेसिफाइड सर्विस की सप्लाई करेगा, या वो सर्विस की सप्लाई करेगा बट वो स्पेसिफाइड नहीं होंगी, या वो गुड्स की सप्लाई करेगा। अब जब वो स्पेसिफाइड सर्विस की सप्लाई करेगा, स्पेसिफाइड सर्विस की, फिर तो गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया वहां तो ईसीओ जीएसटी पे करेगा। याद है वो हाउस कीपिंग की सर्विस, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, और फिर आपका जो आपका हो गया हाउस कीपिंग हो गया, हाउस एकोमोडेशन की सर्विस हो गया, तो वहां पर जीएसटी कौन पे करेगा? जीएसटी पे करेगा ईसीओ। बट अगर मान लो वो सप्लाई कर रहा है, अगर मान लो वो सप्लाई कर रहा है सर्विस की बट स्पेसिफाइड के अलावा, या वो गुड्स की सप्लाई कर रहा है, अब ईसीओ तो जीएसटी पे नहीं कर सकता, तो फिर ईसीओ क्या करेगा? ईसीओ टीसीएस कलेक्ट करेगा। क्या करेगा? टीसीएस कलेक्ट करेगा 0.5% के रेट से, और जो ये टीसीएस कलेक्ट करेगा वो जमा करवा देगा कैश लेजर में, फिर सामने वाला बंदा ऑब्वियस सी बात है इसकी सेटलमेंट कर लेगा जब वो जीएसटी पे करेगा जी। तो ईसीओ हर केस में टीसीएस कलेक्ट नहीं करता, वहीं करता है जहां 9(5) नहीं लग रहा, क्योंकि जहां 9(5) लग रहा है तो ईसीओ को फिर जीएसटी पे करना पड़ता है जी। और ईसीओ में ऐसे कोई एक्सेप्शन नहीं है कि ये अलग स्टेट में हो
तब टीसीएस कलेक्ट और नहीं होगा, ऐसा कोई एक्सेप्शन यहाँ पे नहीं है। बस टीसीएस ईसीओ वाले केस में एक ही कंडीशन है, अगर जीएसटी पे कर रहा है तो जीएसटी, नहीं तो टीसीएस कलेक्ट करना होगा 0.5% के रेट से। तो ये बातें हमारी टीसीएस के अंदर आ रही है। ठीक है, ये अमेंडमेंट तो हम पहले कर चुके हैं, रिटर्न रजिस्ट्रेशन वाली ये अमेंडमेंट हम पहले कर चुके हैं। अब एक बार यहाँ पे आना, जैसे एक तो क्वेश्चन बैंक ये था, ठीक है, अब प्लेस ऑफ सप्लाई के तो आपको मैंने बोला ही था। अब यहाँ पे एक तो है ये डॉक्यूमेंट, अच्छा ये रहा अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ये तो बिल्कुल छोटे से ही क्वेश्चन होंगे, 2 पेज में ख़त्म हो रहा है। और एक ये टीडीएस टीसीएस ये वाला है, और एक ये रिटर्न, रिटर्न के अंदर भी थोड़े से ही क्वेश्चन है। एक बार मैं आता हूँ 128 पेज पे आता हूँ जी, 128 पेज पे ये देखो, ये टीडीएस टीसीएस वाले क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखा देता हूँ जो मेन क्वेश्चन है। कहाँ पर है ये वाला क्वेश्चन, देखो जी। अब ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लो, क्वेश्चन नंबर 11 एक बार चेक करना। कह रहा है यश शॉपर्स ए रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ जयपुर इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूसिवली टू, देखो लिखा है ना, टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एजेंसी लोकल अथॉरिटी एंड पर्सन नोटिफाइड 51। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स इफ एनी टू बी डिडक्टेड, मतलब टीडीएस की बात कर रहा है, फ्रॉम ईच ऑफ रिसीवेबल अगेन गिवन बिलो independent cases, assuming that the payment as per the contract value 31st October, the rate CGST वही 6-12%। अब उसने बोला सप्लाई ऑफ कंप्यूटर स्टेशनरी टू PSU लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड इन मुंबई, ठीक है, ठीक है, और टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है वो 2,72,000 के इंक्लूसिव जीएसटी है। अब इंक्लूसिव जीएसटी, पहले तो जीएसटी बाहर निकालो जी, पहले यहां से जीएसटी बाहर निकलेगा, 2,72,000 डिवाइड बाय 112 मल्टीप्लाई 100, तो वैल्यू बनी 2,42,857। अब ये 2.5 लाख तक की है जी। जीएसटी को निकाल के फिर तुम्हें वैल्यू चेक करनी है वो कितनी है, जीएसटी इंक्लूड करके नहीं, जीएसटी को बाहर निकाल के। अब ये वैल्यू 2.5 लाख तक की है तो टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है, टीडीएस काटने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है। फिर एयर कंडीशनर की सप्लाई की जीएसटी डिपार्टमेंट को कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 255 एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव अब 255 है, 2.5 लाख से ऊपर है, अब टीडीएस कटेगा जी। देखो जी यहाँ पे 255 है, अब यहाँ पे एयर कंडीशनर टू जीएसटी डिपार्टमेंट टोटल वैल्यू जो है वो 2.5 लाख से ऊपर की है, इंटरस्टेट सप्लाई है। इंटरस्टेट सप्लाई क्यों है, ये दिल्ली और वो जयपुर इंटरस्टेट सप्लाई है, तो इसमें आईजीएसटी लगेगा कितने परसेंट से, 2% से निकालोगे तो इतना टीडीएस डिडक्ट होगा जी। फिर वो कह रहा है कि सप्लाई ऑफ जनरेटर रेंटिंग सर्विस टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ जयपुर नॉट एग्जम्प्ट अंडर जीएसटी, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 3.5 लाख इंक्लूसिव जीएसटी है, तो 3.5 लाख डिवाइड बाई 112 मल्टीप्लाई 100, तो 3.5 लाख डिवाइड बाई 112 मल्टीप्लाई 100, तो ये हो गया 3,12,500। अब ये 2.5 लाख से ऊपर की है। अच्छा जयपुर, जयपुर वो भी जयपुर इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो 3/12 का 1% 3,125 रुपए, ये लो ये टीडीएस कटेगा जी। तो ये क्वेश्चन इस तरह के आपके एग्जाम के अंदर बनते हैं जी, मतलब इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के अंदर बनते हैं टीडीएस में से। यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है जी, देखो ऐसा क्वेश्चन यही दिया हुआ है, एक बार देख लो क्या लिखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट कैसे यू आर एक्सपर्ट एक्सपाइड विद अप्रोप्रिएट रीजनिंग इज सोट ऑन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस। फिर यहाँ पे सुपर बिल्डर रजिस्टर्ड सप्लायर इन तमिलनाडु वॉज अवॉइडेड ए वर्क कॉन्ट्रैक्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु अमाउंटिंग 4,30,000, जिसमें से आउट ऑफ दिस वैल्यू एग्जाम सप्लाई वाज 1 लाख, तो 1 लाख बाहर निकाल दो, 330, तो 330 है तो 330 पे टीडीएस कट जाएगा आपका। सीजी मतलब सीजीएसटी 1%, एसजीएसटी 1%। बताओ क्या मुश्किल है इसमें। अब ये क्वेश्चन 5-5 नंबर के पेपर के अंदर बनते हैं, ये मैं नहीं कह रहा सर, पेपर के अंदर बनते हैं क्वेश्चन। आगे अब यहाँ पे कैटरर रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ केरला प्रोवाइडेड कैटरिंग सर्विस केरला टू गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर इट्स एनुअल ट्रेनिंग कैंप, और वैल्यू जो है सेट सर्विस के 4.5 लाख है। अब 4.5 लाख है तो 2.5 लाख से ऊपर के, तो टीडीएस काटना पड़ेगा जी। तो यहाँ पे देखो जी, अच्छा यहाँ पे रजिस्टर्ड सप्लायर इन ऑफ केरला, और यहाँ पे कैटरिंग, कैटरिंग की सर्विस का यहाँ पे, ओ भाई साहब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कैटरिंग की सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे बनता है, जहाँ पे वो सर्विस परफॉर्म की हो। तो परफॉर्म की है यहाँ पे उसने
कैटरिंग सर्विस इन कोची, प्रोवाइडेड कैटरिंग सर्विस इन कोची, कोची में, और सप्लायर है केरला का, सप्लायर केरला का है, और प्लेस ऑफ सप्लाई केरला, प्रोवाइडेड कैटरिंग सर्विस इन कोची केरला, ये भी केरला में है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी जो है वो भी केरला में है। रिसीवर कहाँ है? आंध्र प्रदेश। ओ भाई साहब, सप्लायर लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है, रिसीवर डिफरेंट स्टेट में है, तो इस केस में टीडीएस तो कटेगा नहीं, चाहे वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर ही क्यों ना हो। देखो पॉइंट मिस हो गया ना, यही प्रॉब्लम है, यही क्वेश्चन में गलती होगी। याद है मैंने कहा था लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट में हो, रिसीवर डिफरेंट स्टेट में हो, तो उसके इसमें टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं। देखो उसने पहले तो बोला भाई यहाँ पे टीडीएस कटना चाहिए, फिर उसने बोला हाउएवर सेक्शन 51 सीजीएसटी स्पेसिफिकली प्रोवाइड वेयर द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेटेड इन सेम स्टेट अदर देन द स्टेट रिसीवर, मतलब रिसीवर अलग में है, देन प्रोविजन ऑफ टीडीएस नॉट एप्लीकेबल अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक एनी डिडक्शन। इस केस में टीडीएस का लो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा जी, क्योंकि वो एक्सेप्शन में फॉल कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये देख लो यहाँ पर, अब एक बार ये भी देख लो भाई, प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पर देखो पहले, मुदित एंटरप्राइज रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र मुंबई इज एंगेज सप्लाई ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विस एक्सक्लूसिवली टू पर्सन नोट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टीडीएस। ये महाराष्ट्र, सप्लायर महाराष्ट्र का है, प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र, रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ रिसिपिएंट, ये तो टीडीएस कट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 275 है, पेमेंट ड्यू इन मार्च एक्सक्लूसिव जीएसटी जो है वो आप, अच्छा ये इंक्लूसिव जीएसटी है, ये आपका आ रहा है इंक्लूसिव जीएसटी है। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, पहले तो 275 है, 275 डिवाइड बाई 112 मल्टीप्लाई 100, तो यार 2,41,000, 275 डिवाइड बाई 112 मल्टीप्लाई 100, 2 लाख, सॉरी 2,45,536 रुपए, ये आ रहा है ना 536 रुपए आ रहा है जी, ठीक है ना, ये आ रहा है 536 रुपए। अब उसने बोला सिंस द टोटल वैल्यू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट exceeding type 250 tax is not required to be deducted on amount of 55 paid in March 2024, मतलब इस पे 55,000 पे। अब अगर है टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है 275 है, पेमेंट आपने पेमेंट ड्यू है मार्च में, ये एक्सक्लूसिव जीएसटी है 55, तो कोई टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कोई टीडीएस नहीं काटना। रीजन क्योंकि वैल्यू आपके 2.5 लाख से कम है ना, तो इसकी पेमेंट पे टीडीएस क्यों काटोगे आप। अब यहाँ 310 पे आओ, अब ये 310, 3,10,000 डिवाइड बाई 112 मल्टीप्लाई 100, ये वैल्यू है 276, देखो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 276। अब इस 60,000 पे टीडीएस काटना पड़ेगा 2% के रेट से। सर बट अभी तो हमने ऊपर तो पूरी वैल्यू पे काटा था बेटे, पूरी वैल्यू इसलिए काटा था क्योंकि वहां पर पेमेंट पूरी कर रहे थे, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट इतने का, पेमेंट इतनी हो रही है। पेमेंट यहाँ पे देखो ना, उसने क्या बोला, पेमेंट ड्यू इन मार्च, तो यहाँ पर जितनी पेमेंट ड्यू होगी, उसने मार्च के महीने का ही पूछा है, तो इस पे तो टीडीएस काटोगे, पूरी वैल्यू पे क्यों काटोगे। अगर ये नहीं होता देन फिर हम टोटल वैल्यू की बात करते। उसके बाद देखो सप्लायर मुंबई का, प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई, और ये दिल्ली का है, टीडीएस कटेगा ही नहीं, टीडीएस कटेगा ही नहीं। सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है यहाँ पे देखो जी, और रिसीवर डिफरेंट स्टेट में है, तो टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है आपको। ये क्वेश्चन आ गया जी आपका जी, ये टीडीएस वाला। तो ये मोटा मोटी क्वेश्चन टीडीएस के अंदर ऐसे बनते हैं जी, ये क्वेश्चन जो बनते हैं वो टीडीएस के अंदर बनते हैं। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का जी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। और बाकी यहाँ पे सारे थ्योरी क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहाँ पर अब एक देखना, यहाँ पे मोहन रजिस्टर्ड पर्सन इन सालेम तमिलनाडु मेक इंट्रा स्टेट सप्लाई 1357 इंक्लूसिव जीएसटी, लो जी इंक्लूसिव जीएसटी टू पीएसयू। अब रेट 9.18% है, आपको बताना है टीडीएस, तो 13,57,000 डिवाइड बाई 118 मल्टीप्लाई 100, 11.5 लाख, 2.5 लाख से ऊपर है, तो टीडीएस कटेगा 1%, 11,500, 11,500, ये लो टीडीएस काटना पड़ेगा। और कब जमा करवाना है? अगले महीने की 10 तारीख को। अब बताओ क्या दिक्कत है यार इस क्वेश्चन में, ठीक है जी। तो ये पॉइंट आपके यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, बस ये पर ध्यान दो जी, ये पॉइंट आपके यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। अब उसने बोला हु इज लायबल टू कलेक्ट टीसीएस अंडर 52, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन फाइलिंग रिटर्न डिपोजिट। अब टीसीएस कौन काटेगा? ईसीओ।
रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है सेक्शन 24 में। कब जमा करवाना है? अगले महीने की 10 तारीख है उससे पहले। रिटर्न कौन सी है? GSTR 8। कब भरनी होती है? अगले महीने की 10 तारीख है उससे पहले। और फिर एनुअल रिटर्न भी जाती है इसकी, वो GSTR 9B के अंदर जाती है, बट अभी तक वो नोटिफाइड नहीं है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे लिख के आनी है TCS के रिगार्डिंग। प्योर थ्योरी क्वेश्चन है जी। उसके बाद ये भी थ्योरी क्वेश्चन है, ये भी थ्योरी है। और कोई प्रैक्टिकल तो नहीं बचा? प्रैक्टिकल अगर कोई बचा हो, ये हो गया, ये हो गया जी, ये वाला हो गया क्वेश्चन। और यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कौन सा है? अरे ये इंटरेस्ट का आ रहा है जी, ये हमारा आ रहा है इंटरेस्ट का। याद है 18% मैंने कहा था इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। तो वो ये ड्यू डेट आपकी ये है, आपने पेमेंट की ये, तो 65 दिन का डिले है, तो 65 दिन का फिर यहाँ पर इंटरेस्ट एप्लीकेबल किया। ऐसे ड्यू डेट ये है, पेमेंट यहाँ पे की है। यहाँ पर भी आपने GSTR 7, तो GSTR 7 में, अच्छा अब ये मैं बताऊँ, ये इसको आप छोड़ सकते हो जी, इसको आप लेट फीस को आप छोड़ सकते हो। ये अब हमारे सिलेबस में ही नहीं है लेट फीस। एक्चुअली क्वेश्चन पुराना डाला हुआ है, इंटरेस्ट वाला फिर भी हमें करना है, बट ये रिटर्न की लेट फीस वाला इसको तुम छोड़ सकते हो जी, इसको तुम स्किप कर सकते हो। अब यहाँ पे राम लल्ला एंटरप्राइज रजिस्टर्ड इन दिल्ली इज एंगेज सप्लाई ऑफ इंटीरियर डेकोरेटर सर्विस टू आंध्र प्रदेश। ठीक है, टू आंध्र प्रदेश लोकेटेड इन दिल्ली। ठीक है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू विद आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ओनली इन आंध्र प्रदेश। ओ भाई साहब, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है इंक्लूसिव 1550 एंड पेमेंट फॉर द सेम इज ड्यू अक्टूबर। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन अमाउंट ऑफ टैक्स। अब यहाँ पे उसने बोला एज्यूमिंग CGST SGST विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ राम लला एंटरप्राइज इज रजिस्टर्ड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। अब यहाँ पे एक बार चेक करना ही, पहली बात तो यहाँ पे TDS काटना पड़ेगा अगर वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर की। हाउएवर नो टैक्स टू बी डिडक्टेड इफ लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में, रिसीवर अलग स्टेट में है। अब यहाँ पे सेक्शन 12(3) पता क्या बात कर रहा है? प्लेस ऑफ सप्लाई की कह रहा है, स्टिपुलेटेड दैट प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंटीरियर डेकोरेटर शैल बी लोकेशन एट विच इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। अकॉर्डिंगली प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ बाय इंटीरियर डेकोरेटर सर्विस इन द प्रेजेंट केस शैल बी दिल्ली। चाहे B2B हो B2C हो, इसमें मैटर ही नहीं करता ना, इमूवेबल के अंदर मैटर नहीं करता। अब यहाँ पे सप्लायर यहाँ पे दिल्ली का है, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली का है, बट जो आपका रिसीवर है वो आंध्र प्रदेश का है, तो यहाँ पे TDS कटेगा ही नहीं। और आंसर चाहे कॉम्पोजिशन में हो तो भी सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। तो ये वैल्यू यहाँ पे 1550 की है, 2.5 लाख से ऊपर की है, बट TDS काटने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अगर 1550 से मैं GST बाहर निकाल भी दूंगा तो भी 2.5 लाख से ऊपर की है, बट क्यों नहीं काटना? क्योंकि सप्लायर रिसीवर, अपना सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में, रिसीवर डिफरेंट स्टेट में है, तो TDS काटने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे सप्लाई 5 लाख की नील रेटेड, यहाँ पे हाउस कीपिंग की सर्विस। अच्छा ये हाउस कीपिंग, इस पे तो TDS नहीं कटेगा जी, TCS कलेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो जी, आपका जो टैक्सेबल गुड्स है 12%, ये नेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न हटा दिया। और नील रेटेड पे तो TCS कटता नहीं है, हाउस कीपिंग पे TCS कटेगा नहीं क्योंकि वो 9(5) में कवर है। अदर सर्विस इस पे कटेगा, तो टोटल 6 लाख पे 0.5% अगर निकालोगे इतना TCS कटेगा। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन TCS का है जी। भाई टैक्सेबल पे कटेगा ना, अब सप्लाई टैक्सेबल गुड्स, गुड्स पे तो कटेगा क्योंकि गुड्स 9(5) में आते ही नहीं। अब 5 लाख की सप्लाई है, 50,000 रिटर्न है, तो 4.5 लाख। नील रेटेड हटा दो, हाउस कीपिंग 9(5), इसमें तो ECO GST पे करेगा, इस पे हटा दो। अदर सर्विस 1.5, तो 4.5 और 1.5, 6 लाख पे TCS कलेक्ट होगा, 0.5 3,000 रुपये का TCS कलेक्ट होगा जी। तो ये हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन था जी। तो ये प्रैक्टिकल यहाँ पे हमारे खत्म हो चुके हैं, बाकी जो भी एक बार आप डिस्कस कर लेना जी। आप रिटर्न, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स और प्लेस ऑफ सप्लाई जिसने नहीं किया एक बार दोबारा से देख लेना, और जिसने डाउट भी पूछे प्लेस ऑफ सप्लाई के एक बार दोबारा देख लेना, क्या पता वो क्वेश्चन तुमसे हो जाए। ठीक है, बाकी फिर हम मिलेंगे कल सुबह 8 बजे और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ओके री, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।